एक बार सभी स्टूडेंट्स आ जाओ भाई क्लास के लिए। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है जैसे कि हम लोग सीजीएल मेंस के लिए और सीपीयू मेंस के लिए हमने एक बैच बना रखा है यूट्यूब पे, मिशन इंस्पेक्टर बैच, जो हमारा डेली रात के 9 बजे से स्टार्ट होता है और जिसमें से हमने 38 मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग अपना 39th मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और हमने पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अगर किसी बच्चे को नहीं पता, क्योंकि मैंने बीच में 34 क्लासेस के बाद गैप लिया था और अब जब 35 क्लासेस से मैंने स्टार्ट करी है सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस, तो वो हमने सीजीएल के जो प्री के एग्जाम्स हुए थे अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 महीने पहले, आपको याद होगा, जो 9 सितंबर के आसपास से शुरू थे, 9 या 8 से 26-27 तक चले गए थे, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग पहले करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से आप लोग सारे जैसे आंसर्स देते हो वैसे आंसर्स देना और कितने मार्क्स बने आप लास्ट में बताना। कोई भी ऐसी नई बात आपने सीखी हो उसको उसी टाइम कॉपी में लिख लेना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास से। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, एक बार जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हम सबको पता है कि जो सिनोनियम होता है उसको हम लोग सिमिलर वर्ड्स बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो पर्यायवाची शब्द। तो हमें देखना है जो अंडरलाइंड वर्ड है हमारे पास, उसका यहां पर चारों ऑप्शन में से मीनिंग क्या हो सकता है। पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। द मॉर्बी ब्रिज मिसहैप हैज लेफ्ट गुजरात इन अ डेप्लोरेबल स्टेज। अब यहां पर हमें बताना है कि डेप्लोरेबल का यहां पर मीनिंग क्या होगा। या तो कंप्लेनिंग के सेंस में होगा, या तो डेस्पिकेबल के सेंस में होता है, या तो रिजॉइसिंग के सेंस में होगा, या फिर जुबिलेशन के सेंस में होगा। जुबिलेशन और रिजॉइसिंग का जो सेंस आता है वो सेलिब्रेशन के लिए सेंस में आता है, या फिर आप इसको बोलते हो फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। आपने सुना भी होगा ये, और बहुत बार हमारे पास ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बच्चों क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो आप पढ़ो पहले तो इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग होगा मोरली बैड, यानी कि बिल्कुल निंदनीय है। अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल क्या होता है भाई, निंदनीय है ना। यानी कि अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल्स और पढ़ें तो डर्टी भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, और साथ के साथ इसमें नॉट डिजर्विंग का भी सेंस होता है भाई। ठीक है, और प्लस उसके बाद इसका डेस्पिकेबल का भी सेंस होता है भाई। ठीक है, ये तीन इसके अच्छे वर्ड्स हैं, आपको ये वर्ड्स भी याद करने हैं। ठीक है, और अगर इसका अपोजिट पूछा गया होता तो एडमायरेबल, है ना, एडमायरेबल हम इसका आंसर दे देते अगर इसके अपोजिट का सेंस में पूछा गया होता। सो फर्स्ट का हमने जो आंसर दिया है वो कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। समझ गए। जब कोई चीज मॉरली गलत होती है, जब कोई चीज का सेंस चीप में भी आता है, इसके लिए एक वर्ड और याद कर लो, कौन सा है भाई, चीप, CHEAP, चीप। इन सबका सेंस हमारा किसके सेंस में आता है, डेस्पिकेबल के सेंस में आता है। समझ गए। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला, select the option that can be used as one word substitution। आप पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ है OWS। अब OWS बच्चों क्या होता है, जब हमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट का आंसर हमेशा एक वर्ड में देना होता है तब उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। यहां पर बच्चों ऑफिशियल्स का मीनिंग जो है ना वो है ऑफिसर्स। ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए क्या वो इंडिया जो है वो हमारा इसी का पार्ट है, तो आप बताओगे बिल्कुल है। और इसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, ब्यूरोक्रेसी। मैं तो पता नहीं कितनी बार ये वर्ड पढ़ा चुका हूं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग भी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है और यही हमारा ऑफिसर्स के सेंस में होता है। क्योंकि आपको सबको पता है हम लोग जो प्रिपरेशन कराते हैं वो गवर्नमेंट जॉब की कराते हैं। जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तब आप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन जाते हो। और भी पढ़ते हैं, मोनार्की ये होता है जहां पर किंग और क्वीन की गवर्नमेंट होती है ना, वहां पे मोनार्की बोला जाता है। ऑटोक्रेसी क्या होता है बच्चों, ऑटो का मतलब ही सेल्फ होता है, यानी कि वन पर्सन, यानी कि गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। और प्लूटोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिच पीपल। ठीक है, आप बहुत बार
सुनते होगे ना कि जो गवर्नमेंट है उस पर बहुत बार ऐसा एलिगेशन लग जाता है कि अमीरों की सरकार है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्लूटोक्रेसी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगर कि आप सभी को क्रेसी वाले सारे के सारे अगर आपको गवर्नमेंट पढ़ने हैं तो मैंने ऑलरेडी पूरा वोकैबुलरी का एक सेशन यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप जाके पूरा पढ़ लेना, ठीक है। उसमें हमने क्रेसी के सारे वर्ड पढ़ रखे हैं। चलिए सेकंड का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। अगला बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। अब हम सबको पता है ईडियम का मतलब यहां पर हो गया मुहावरा, है ना, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे इसका क्या सेंस आ सकता है बच्चों। बोल रहा है आई एम डैश अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर एंड कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस। यानी कि जब आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं और आप कोई चीज को डिसाइड नहीं कर पाते उसको क्या बोलते हैं। अब अप इन आर्म्स का तो मतलब होता है एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना, ठीक है। लेफ्ट आउट इन कोल्ड का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, ऑन द फेंस का सेंस है। किसका सेंस है भाई, ऑन द फेंस। और कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है इकोनोमाइज, यानी कि जब आप अपने खर्चे वगैरह काटते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनोमाइज, ठीक है। तो ऑन द फेंस करेक्ट होता है। इसके लिए आप अपनी कॉपी में लिख देंगे कांट डिसाइड। जब आप चीजों को क्या नहीं करते भाई, डिसाइड नहीं कर पाते, उसको बोला जाता है हमारे पास क्या क्या बोला जाता है, ऑन द फेंस, ठीक है भाई। चलिए तो थर्ड का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं। अगला सेगमेंट आपके पास साफ साफ पढ़ के ही पता चल रहा है कि किस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर क्या हो सकता है बच्चों, हमें यही बताना है। और आई होप सो आप देखते ही बता दोगे, एक बार सारे बच्चे पढ़ लो। आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। बहुत आसान है, अगर आप देखोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। और आप इसको जरा डिवाइड करो, लिखा हुआ है वॉज ओवर, प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस है सर, तो पास्ट टेंस है। यहां क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट, यहां क्या लिखा हुआ है, पास्ट। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ना कि पास्ट की बात कर रहा है, तो आंसर किस में आएगा, वेंट में। कौन सा ऑप्शन में वेंट है भाई, फर्स्ट में। ए के साथ क्या आंसर आना चाहिए था, वेंट, वरना ये प्रेजेंट को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फिफ्थ सेंटेंस में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। फिर से बच्चों हमारे पास एक सिनोनियम वर्ड पूछा हुआ है, सिमिलर। आप एक बार आंसर देने की कोशिश करेंगे। शी वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, बहुत आसान है, बताइए। शी वॉज ट्रेम्बलिंग इन फियर, क्या आ रहा है सेंस, हाँ कांपना। किसके सेंस में आता है भाई, कांपना। अब इसके लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, शिवर करना। एक वर्ड और सुना होगा, क्वेयर करना, है ना। अब आप पढ़ो, शिवरिंग यहां पर लिखा हुआ है ना हमारे पास। इंटरप्रेट होता है विदाउट बीइंग फियर होता है, तो विदाउट डेंजर ऑफ फियर, है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, शिवरिंग। पढ़ के भी पता चल जा रहा होगा आपको, सेंटेंस की सेंस रनिंग और वीपिंग नहीं होगा। फिफ्थ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है सिक्स सेंटेंस में कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। जरा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। अब बच्चों ये ना मैंने पूरा आपको बहुत बार सिखाया है कि ये फॉर्मेट याद कर लो। किसका फॉर्मेट सर, सिंस का। सिंस के बाद का फॉर्मेट हमेशा याद रखना किस में डिनोट करता है भाई, पास्ट में। तो इसीलिए एम बॉर्न गलत है, वॉज बॉर्न हो सकता है, हैव बॉर्न नहीं होगा, विल बॉर्न नहीं होगा, बॉर्न नहीं होगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया। और सिंस के जो पहले का टेंस होता है वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी टाइम एंड टेंस का चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैंने उनको पूरा सिंस की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई है, ठीक है। तो और जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात सुनी है भाई, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आंसर कब आता है और कॉन्टिन्यूअस में आंसर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आंसर कब आता है और परफेक्ट में आंसर कब आता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलो बाकी गलती ए में हमारे पास, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं सेवन सेंटेंस। बहुत ही आसान है भाई, देखते ही आंसर पता चल जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है बच्चों, सेंटेंस देखो और आंसर बता दो। बोला हुआ है कि वन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, फ्लावर्स वगैरह को कौन करता है, तो फ्लोरिस्ट। मैं ना ऑलरेडी एक बार पढ़ा भी चुका हूं, है ना। जिसकी फूलों की दुकान होती है उसको बोलते हैं गार्डनर, कोई नहीं है। बॉटनिस्ट जो होता है
बोटानिस्ट जो होता है वो कौन होता है भाई? स्टडी ऑफ प्लांट्स, है ना, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और हॉर्टिकल्चरिस्ट ग्रोइंग प्लांट्स की स्टडी करता है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि फ्लोरिस्ट जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज करा जाता है? जहां पर आप फ्लावर्स वगैरह को सेल करते हो, है ना, फूलों की दुकान के लिए। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। अब बच्चों एंटोनियम का मतलब हो गया अपोजिट वर्ड। आपको बताना है इस लाइन में अपोजिट वर्ड का क्या मतलब है, पूरा पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। लिखा हुआ शी वॉज एलेटेड अबाउट हर प्रमोशन बट हर कलीग फेल्ट क्वाइट डिसहार्टेड। अब आप पढ़ो, यहां पर ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है नेगेटिव दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है ना, तभी तो उसकी कलीग जो है वो डिसहार्टेड है। तो ऐसे कर लो, अगर ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो आप पढ़ो प्राउड भी पॉजिटिव है, डिलाइटेड भी पॉजिटिव है, चीयरफुल भी पॉजिटिव है, और डिस्करेज तो क्या है भाई? नेगेटिव है ना, पीछे खींचना किसी को। ऐसे भी आंसर हो जाता है भाई, डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा ना। तो चीयरफुल होना, डिलाइटफुल होना, प्राउड होना और इलेटेड होना, ये सारा एक पॉजिटिव सेंस में आंसर देता है। और ये इसका बिल्कुल कैसा आंसर है बच्चों? नेगेटिव आंसर है। सही आंसर दिया सही बच्चों ने। पढ़े आगे, चलिए 9 सेंटेंस देखते हैं क्या बोल रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिंपल सा सेंटेंस है, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, गार्डन, म्यूजियम की, या फिर हमारे पास ऑर्चर्ड। ये जो की वर्ड होता है ये बंदरगाह के लिए यूज होता है, जहां पे बोट्स वगैरह रुकती है, ठीक है। ऑर्चर्ड पढ़ा है ना आपने, जहां पे फ्रूट्स वगैरह को ग्रो किया जाता है, सबने पढ़ रखा है ये वर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है, इसमें ही बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। A small group of people who spend their time together and do not welcome other people in that group। इसका आंसर स्क्वाड मत लगा देना, वो इसका मतलब थोड़ा ना कि दूसरे लोगों को आने नहीं देते, तो क्लिक, ठीक है। जो क्लिक होता है उसी को बोलते हैं कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिसके अंदर वो हमेशा अपने साथ में उन्हीं के साथ रहते हैं और दूसरों को उसके अंदर आने की अनुमति नहीं देते। ये सीजल में 2 से 3 बार पूछा गया बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखो। कौन सा हो जाएगा ये? लॉबी नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉइज मत दे देना आंसर। चलो 11 सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार, क्या बोल रहा है। सेंटेंस को 4 सेगमेंट्स में बच्चों डिवाइड करा हुआ है और बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें हमारे पास ग्रामेटिकल एरर फॉलो करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस, यार पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ो। विल के बाद बच्चों रिप्लेस लिखा हुआ है, हम सबको पता है ये बिल्कुल ही ऐसा एरर है कि देखते ही आंसर पता चल जाएगा। ट्रेडिशनली फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन इमिशंस, यही गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि विल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट। चलिए 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला पढ़ते हैं, सेंटेंस देखते हैं क्या बोल रहा है। अगले में बच्चों हमारे पास साफ साफ 4 ऑप्शंस है, तो 4 ऑप्शंस का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। और मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस में आपको हमेशा ध्यान रखना है 2 की अरेंजमेंट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये ए है, ए बी सी और फिर ई क्यों आ गया? ये होगा ये, ठीक है। और फिर डी ए बी सी बी ए डी और बी ए डी सी। पढ़िए, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ूंगा, देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। But more children today are out of school than any time in the past, but it is not encouraged to blame the high birth rate for the state of affairs। देखो साफ साफ आपको पता चल रहा होगा, ये वाली बात ये वाली जो बात है ये पहले बोली है, ये वाली बात जो है बाद में बोली है ना। तो ए के बगल में बच्चों बी, ए के बगल में 20 में, ए के बगल में 20 में, ए के बगल में इसमें नहीं है, ए के बगल में 20 नहीं है, इसमें और इसमें ए से सेंटेंस शुरू हो गया। सेंटेंस ए से नहीं शुरू होगा, वो तो इससे होगा, क्योंकि ये बात भी बाद में बोली जाएगी कि देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर, बट देयर आर ऑल्सो मोर लिटरेट्स देन एवर बिफोर। बिल्कुल सही है। उसके बाद ये वाली लाइन है, एक बार लास्ट की लाइन पढ़ लो। इंडीड इट कैन बी रीजनली आर्ग्यूड दैट कंटिन्यूड मेस, बिल्कुल सही है। ये वाली लास्ट लाइन लास्ट में आएगी लाइन, है ना, हाई रेट के लिए बता रहा है। सो सबसे पहले हमें डी वाला वर्ड्स लगाना था सेंटेंस, फिर ए का, फिर बी का और फिर सी का। सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 सेंटेंस की ओर। 13 सेंटेंस बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लिखा हुआ है ऑन द बॉल।
लिखा हुआ है ऑन द बॉल, क्या सेंस होता है भाई? ऑन द बॉल का सेंस मतलब होता है एक तो अलर्ट रहना और साथ में किसी चीज को ग्रैब भी कर लेना। ठीक है भाई, अलर्ट रहना और साथ में किसी चीज को ग्रैब भी कर लेना, मतलब एक तरह का उसके ऊपर जैसे होता है ना, कोई चीज आपको अलर्ट करती है और फिर उसके बाद आप उस चीज के ऊपर काम भी कर देते हो। पढ़ लो, अवेयर, इसमें तो अनअवेयर लिखा हुआ है, बी वाला तो गलत है, तीनों में सेम है। डूइंग नथिंग, रिएक्ट नथिंग, यही तो होगा, लिखा हुआ ना, बट स्लो रिएक्ट नथिंग, पहला ही सही है, यानी कि कोई चीज को आप अलर्ट रहते हो और उसको ग्रैब कर देते हो। सही है, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। जिस बच्चे को ये इडियम नहीं आते हैं वो जरूर कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन, सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन अंडरलाइन तो है ही नहीं। स्वेल, एड, स्वेल, एड, रिलीव और इंटेंसिफाई, कौन से वर्ड का होगा? यही होगा, एलिविएट का। हाँ, क्योंकि एलिविएट का ही मतलब होता है ना रिलीव, है ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि इंटेंसिफाई और स्वेल का मतलब तो बिगर के सेंस में होता है, फूल जाने के सेंस में, है ना, ऐड का सेंस नहीं है। रिलीव, एलिवेट बिल्कुल सही है, और इसका एक और वर्ड होता है एले, लाइटेंट, आपने सुना होगा, ये भी इसका एग्जैक्ट सिनोनियम वर्ड है भाई, एलिवेट, एले, लाइटेंट। ठीक है, और इसका एक अपोजिट वर्ड होता है प्रॉब्लमैटिक, प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, सही है भाई, सो सी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे पढ़ते हैं, 15 सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम, फिर से अपोजिट वर्ड बताना है। अब आप सबको पता है टिमिड का क्या मतलब होता है, बताइए, बहुत आसान है ये तो, देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। बताइए कौन होता है टिमिड? डरपोक को बोलते हैं ना, तो डरपोक का भैया अपोजिट तो डेयरिंग होगा ना। मीक जो वर्ड होता है वो क्वाइट के लिए यूज होता है, शांत के लिए। पोकी जो वर्ड यूज होता है शायद ये बिजार के लिए यूज होता है, स्ट्रेंज के लिए यूज होता है वर्ड। हाँ ठीक है ना भाई, करेक्ट कौन सा है? टिमिड। टिमिड तो बहुत यार पूछा भी गया हुआ है और सीजीएल में तो 2 बार रिपीट भी हो गया है वर्ड। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सेकंड इज द राइट ऑप्शन, जिसमें करेज कम होता है। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। आपके पास जो सेंटेंस है उसका एक्टिव फॉर्म बनाना है। साफ साफ पता चल रहा है वॉज ग्रैब, तो मैंने कितनी बार सिखाया है बच्चों कि वॉज और वर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उसका एक्टिव वॉइस हमेशा V2 में ही बना होगा। पढ़ लो, फर्स्ट में ग्रैब्स लिखा है गलत, ग्रैब लिखा है सही है, ये विल ग्रैब गलत, हैज ग्रैब गलत। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सेकंड इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है ना भाई। चलो वॉइस अब मुझे पता है आपका गलत नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि आपके पास स्पेल है, कौन सा स्पेल है? डिसेंडेंट। कहाँ है? ये रहा, आपको बताना है डिसेंडेंट किस में गलत है। डिसेंडेंट की स्पेलिंग में ए आता है, यहाँ पर क्या आता है भाई? DECENDANT। कौन सा ऑप्शन है? DES भी होता है, हाँ एस, DESCENDANT स्पेलिंग याद रख लो। रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू फैमिली है ना, जो हमारी फैमिली से रिलेटेड, हमारे जो पूर्वज हो जाते हैं, वंशज हो जाते हैं, उससे रिलेट करता है। अगला पढ़ो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस, फिर से एक्टिव फॉर्म। सीधा सा क्वेश्चन है, बाय हुम तब बना होगा जब हु बना होगा। अब हु हैड टॉट, फिर से वॉज टॉट में का आंसर V2 में ही तो बनेगा, सेम है। पास के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं वैसे, सच बात है ये। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सेकंड इज द राइट ऑप्शन, हु टॉट यू ग्रामर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 10 सेंटेंस। इक्विवोकल का क्या बताना है इसमें? सिमिलर वर्ड, एम्बिगुअस, बैलेंस, क्लियर और रिप्रेजेंटेटिव। साफ साफ पता चल रहा है एम्बिगुअस। इक्विवोकल मैंने ऑलरेडी मिशन इंस्पेक्टर बैच में ऑलरेडी आपको एक बार पहले भी पढ़ा रखा है। एक जैसा जिसका सिमिलर मीनिंग आता है उसको बोलते हैं इक्विवोकल। समझ में आया? आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ऐसे क्वेश्चंस पे। चलिए अगला बताइए, करेक्टली स्पेल्ड। ये आपको बच्चों देख के बताना है कौन सा सही होगा।
कलीग की स्पेलिंग गलत है, कलीग की स्पेलिंग में बच्चों ऐसे लिखा जाता है। कॉन्शाइंसियस की स्पेलिंग में भी गलत है, RERE बिल्कुल सही, ये सही है। और बिजार भी गलत है, ZARRE, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग एंटरप्रेन्योर लिखते हैं ना तो हर जगह पर RE आता है, PRENEUR। आप पढ़ो, इसमें भी RE, इसमें भी RE है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते होंगे उनको मैंने बहुत बार ये ट्रिक सिखा रखी है कि एंटरप्रेन्योर में आपको हमेशा RE साथ में लगाना है। बच्चे वहां पे गलते हैं, ER लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार आप 21 से 21 हमारे पास क्लॉज टेस्ट है बच्चों, इसलिए आप एक बार इसको पूरे को अच्छे से रीड करो और फिर मैं आपको बताता हूं एक एक करके क्या है, क्योंकि आपको पढ़ोगे तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। पढ़िए। पढ़ा? कौन सा क्वेश्चन? यहां से द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017 to 2031 अंडरलाइन इंडियाज प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाज अनवील्ड। ठीक है, व्हील आपने सुना होगा, घूंघट के लिए होता है, कवर के लिए होता है, इसके साथ अन लगा दोगे तो अनकवर, और इसके साथ पूछा है क्या आएगा, 4 add 2 in। ये याद कर लो स्टूडेंट्स, ये फिक्स प्रीपोजिशन फॉलो करता है, कौन सा वर्ड? एट, ठीक है ना। अनवेल जो वर्ड होता है वो हमारे पास एट प्रीपोजिशन फॉलो करता है। आगे पढ़ते हैं। द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ, द ग्लोबल, यहां पर एट लगा देते हैं, द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस द प्लान रिकॉग्नाइजेस डैश एड्रेसेस कंसर्न पर्टेनिंग इन 2 and 4। द प्लान रिकॉग्नाइजेस डैश एड्रेसेस कंसर्न, क्या हो जाएगा आंसर भाई? एंड। दोनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, एंड। चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। यहां पर आ गया एंड, यहां पर आ गया एट। Pertaining to climate changes and its impact on wildlife, the plan details the importance of ecosystem for food production, health and other aspects of dash survival। कौन सा सर्वाइवल? ह्यूमन सर्वाइवल, बिल्कुल सही है, ह्यूमन की बात करेंगे ना। Sustainable development, it also emphasizes preservation of genetic dash and sustainable utilization। जेनेटिक क्या होगा? डाइवर्सिटी, है ना, अलग अलग डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम विच हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन आर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स एंड सपोर्ट टू मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज। आगे पढ़ते हैं। द प्लान अंडरस्कोर्स रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड स्पीसीज डैश इंक्लूडिंग मिक्सिंग, गैदरिंग, काउंटिंग wildlife species dash inland, aquatic, coastals and marine ecosystem while conserving their habits including। आंसर हो जाएगा इंक्लूडिंग, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने एट का सेंस लगाया, दूसरे में हमने एंड का सेंस लगाया, तीसरे में हमने ह्यूमन का सेंस लगाया, चौथे में डाइवर्सिटी का सेंस लगाया, और फिफ्थ में हमने इंक्लूडिंग का सेंस लगाया, ठीक है। अगर आपको ऐसे कभी भी क्लॉज टेस्ट करने होते हैं तो आपको एक रिदम बना के चलना पड़ता है बच्चों, और उसमें सारे सेंटेंस जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ग्रामर के भी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें फिक्स प्रीपोजिशन भी आएगी, उसमें कंजंक्शन भी आएगा और अदर भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। चलिए आज हमने अपना 39th डे कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो 40, कल तो ऐसे 40 होगा, उसके बाद जब 41 होगा तो वो नया फेज स्टार्ट होगा। आपको याद होगा मैंने 10-10 के फेज में क्वेश्चन स्टार्ट करें, वो मैं आपको कल की क्लास में या फिर 41th जो क्लास होगी उसमें आपको बताऊंगा, परसों की क्लास में, कि हम उसमें जो अगले 10 पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार समझाता हूं, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका मेंस का पेपर है और प्लस जो अगली साल कोई ना कोई एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। आप मेरी ये 100 क्लासेस की सीरीज देख लीजिए और आप एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में वो सारे पॉइंट्स को लिखते रहिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से भी कोई काम नहीं चलता, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।